नमस्कार, मैं रितेश सिक्योर सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज बढ़ते-बढ़ते जो है मगध के विस्तार में चौथे लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आप इनको देखिएगा सबसे पहले उसे, तो आपको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में समझ में आएगी। अभी हम लोगों ने अगर मैं बैक चलूँ, तो पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा है, उसमें लगभग जो है आपका मगध का जो मुख्य वंश है, मौर्य वंश से पहले, वो सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ डाला है, ठीक है? हम लोग जब मगध पढ़ रहे थे, ठीक है? तो मगध में हम लोगों ने पढ़ा कौन-सा? सबसे पहले वृहदत वंश हम लोगों ने पढ़ डाला है। वृहदत वंश, इसके बाद प्रद्योत वंश को भी पढ़ा। इसके बाद हर्यक वंश को पढ़ा। इसके बाद शिशुनाग वंश को पढ़ा। इसके बाद नंद वंश को पढ़ा। अब हम लोग जो है मौर्य वंश को आगे देखेंगे, ठीक है? मौर्य वंश, ठीक है? ये हमारा पहले का था, इसको आप पीछे देख सकते हैं पिछले लेक्चर में। जैसे पहले लेक्चर हुआ है, उसमें आप इसको देख करके क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग सीधा बढ़ते हैं मौर्य वंश की ओर, ठीक है? तो मौर्य वंश को पढ़ने से पहले हमें कुछ जो है तत्कालीन परिस्थिति या समकालीन परिस्थिति उस समय की जो थी मगध की या पश्चिमोत्तर प्रांत की, उनको जानना ज़रूरी है। उस समय क्या था कि ये अभी भारत है, ठीक है? यहाँ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। उस समय यहाँ घनानंद राजा था, धनानंद राजा था। ये बात है आपका जो है 323 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में एक्चुअली हो क्या रहा था उस समय? जब ये धनानंद शासक थे मगध का, तो उसी समय यहाँ से मैसेडोनिया से अटैक करते-करते आगे बढ़ते हुए सिकंदर सिकंदर विश्व विजेता का सपना देखकर आगे बढ़ रहे थे और ये जो है भारत की ओर पहुंच चुके थे। पूरा अरेबियन प्लेट्यू को जीतते हुए, पश्चिमोत्तर भारत को जीतते हुए ये पहुंच गए थे झेलम नदी के तट। यहाँ पे पोरस से इनकी लड़ाई हुई, जिसमें पोरस की हार होते हुए भी ये विजयी रहे। कारण कि पोरस ने अपनी युद्ध शैली या युद्ध कला को इतनी प्रवीणता से दिखाया, उससे खुश होकर के सिकंदर ने इन्हें वापस कर दिया इनका जीतने के बाद। इसमें महिला पुरुष सभी की भागीदारी समान रूप से थी इस युद्ध में। जब झेलम नदी के पास पहुंचते हैं और मगध साम्राज्य के बारे में सिकंदर के सैनिक को पता चलता है और इनकी शक्तिशाली सेना के बारे में पता चलता है। शक्तिशाली सेना के बारे में जब पता चलता है, तो ये आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। यानी झेलम नदी से आगे बढ़ने से ये मना कर देते हैं। व्यास नदी को पार नहीं कर पाते। झेलम को तो पार करके जो है पोरस को तो करते ही, बट जो है व्यास नदी को पार ये नहीं करते, ठीक है? व्यास नदी को पार नहीं करते हैं
और वापस चले जाते हैं। लेकिन ये सारा पार्ट जो जीता हुआ रहता है, जिसमें हेरात है, बलूचिस्तान है, मकरान है, काबुल है, ये पार्ट जो जीता हुआ रहता है, सिकंदर अपने सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है यहाँ पे राज्य करते हैं। कौन? सेल्यूकस, इसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस जो है यहाँ पे राज्य करते हैं। और यहाँ पे सरकमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। तक्षशिला में चाणक्य के सानिध्य में, या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, इनको याद रखिएगा। इनको 3 नाम से जाना जाता है चाणक्य को। चाणक्य तो खुद चाणक्य एक हो गया, दूसरा विष्णुगुप्त और तीसरा कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। उनके सानिध्य में चंद्रगुप्त बड़ा होता है, शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति होती है इन्हें, युद्ध कौशल में प्रवीण होते हैं। इनको उस तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र में भरी दरबार में चाणक्य का क्या हुआ था? अपमान हुआ था। उन्होंने शपथ ली थी कि आपको जो है आपके साम्राज्य का मैं समूल नष्ट करूंगा। और उसी शपथ को मद्देनजर रखते हुए जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बनती हैं। समय आता है और धनानंद को ये गद्दी से हटाते हैं। गद्दी से हटाते हैं और मगध के गद्दी पे अधिकार करके उस पे विराजमान होते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ये थी पीछे की कहानी, क्योंकि यहां भी कमजोर हो रहा है। सिकंदर वापिस जा चुका है और मर भी चुका है। ये स्थिति जो है यहाँ पे इनके लिए उपयुक्त हो रही है। और दूसरी चीजें क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मगध में धनानंद क्रूर शासक है, अलोकप्रिय है, जिसके कारण जो है इनको सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ की भी स्थिति कमजोर होती है, इनमें भी जो है आंतरिक विरोधाभास चलते रहता है, जिसके कारण इनको मौका मिलता है और ये इनको गद्दी से उतार करके जनता का सपोर्ट लेते हुए जो है विराजमान होते हैं। ठीक है। इनमें इनके सहायता के लिए चाणक्य अपना जो है सर्वस्व लगा देते हैं। अब चाणक्य जैसे गुणवान व्यक्ति जब किसी के साथ आ जाए, वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में भी। ठीक है। ये थी इसकी पीछे की कहानी। जब हम इनकी बात करते हैं चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त जो है जब मगध का राजा बनता है, और यहाँ क्या है? सेल्यूकस। ठीक है। इधर सेल्यूकस का साम्राज्य है, और इधर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईस्वी में 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस जो है दोबारा अपनी उसी चाहत को बढ़ाते हुए, जो सिकंदर की चाहत थी, उसी राह पे चलते हुए पुनः भारत पे अधिकार करने की मंशा बनाते हैं और अटैक कर देते हैं 305 ईस्वी। तो यहाँ पे जो ये एरिया है, ये क्या करते हैं, चंद्रगुप्त दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध का वर्णन जो है एप्पियानस ने किया है। एप्पियानस ने अपने बुक में किया है। जब जो है
अटैक होता है, इसमें चंद्रगुप्त की विजय होती है, चंद्रगुप्त विजयी होते हैं और सेल्यूकस की हार हो जाती है। उसके बाद दोनों में संधि होती है, दोनों में संधि होती है और संधि में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस को 500 हाथी देते हैं। लग रहा होगा ये तो जीते हैं उसके बाद भी 500 हाथी दे रहे हैं, नहीं अभी देखिए क्या क्या हुआ है। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य तो देते हैं सेल्यूकस को, बट बदले में क्या क्या ले रहे हैं देखिएगा। बदले में हेरात, बलूचिस्तान, मकरान, काबुल, ठीक है, ये सारी जो है मिलते हैं। साथ में सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना का विवाह कर। अब ये जो है पूरा पार्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा पार्ट किस में हो गया? मगध का। ये पूरा का पूरा पार्ट मगध का हो जाता है, क्योंकि ये दहेज में मिल जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दहेज में मिला है, बट ये हकीकत में तो संधि से मिला है, लेकिन कहने का है कि ये दहेज में मिला है। ये सारा जब मिल जाता है तब जो है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। मुक्तिदाता कहा जाता है, इसके बाद ही इनको मुक्तिदाता कहा गया है, ठीक है, मुक्तिदाता कहा गया है। क्यों कहा गया? आपको कारण मिल गया। जो यूनानी आक्रमण होते थे, ठीक, उनसे इनको क्या हो गई? मुक्ति मिल गई। किनको? पश्चिमोत्तर भारत को। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये तो एक। उसके बाद इनका क्षेत्र विस्तार और बढ़ते जाता है। ये जब आगे बढ़ते हैं तो जो है इनका मैं थोड़ा सा और चलूं तो जो है आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। अब इसको जैसे ही देखते हैं आप, ये देखिए कंधार, पटला, तक्षशिला, ठीक है, एक, ठीक, ये आपका जो है कंधार, तक्षशिला, पाटला, ये सारा पार्ट पूरा मकरान तट, ये रहा मकरान तट, यहाँ पे है मकरान तट, बलूचिस्तान, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है लेकर के बैठते हैं, ठीक है। ये पूरा होने के बाद जब आप और थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार धीरे धीरे बढ़ते 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 और आगे जाते हैं। ये जो है इधर भी बढ़ते हैं, ठीक, और
दक्षिण में भी कुंदीना, ये वाला जो पार्ट है कुंदीना, ये कुंदीना, इसमें भी ये अपना करते हैं, साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। यहाँ तक होने के बाद जब आप दूसरे चीजों पे चलते हैं, सीधा सीधा हम लोग इसी पे आते हैं। अगर मैं इनके साम्राज्य की बात करूं, अगर मैं ये चौहद्दी ले लूं, एक तरीके से पैटर्न मानूं, तो उत्तर में कश्मीर, ठीक है, उत्तर पश्चिम में यहाँ अगर चलेंगे तो ये ईरान तक जाता है, ठीक है, ये ईरान तक जाता है। और यहाँ अगर चलते हैं तो ये उत्तरी कर्नाटक तक ये विस्तार कर देते हैं, उत्तरी कर्नाटक तक। और पूरब में अगर चलते हैं तो ये बंगाल तक चला जाता है। ये चंद्रगुप्त का साम्राज्य है। ये किसका साम्राज्य है? चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का ये साम्राज्य। इनको जानने के बाद इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य आए, इन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तब अगर उनको देखेंगे तो इनको कहीं कुछ बोला गया है, कहीं कुछ बोला गया है, कहीं कुछ बोला गया है। अगर उनको मैं देखूं कि इनको कहाँ क्या बोला गया है, तो विलियम जोन्स ने इसे सेंड्रोकोटस और एरियन और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस किसने बोला है? सेंड्रोकोटस ये बोला है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। और एंड्रोकोटस किसने बोला है? तो एरियन एंड प्लूटार्क ने बोला है। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं ये छोटे छोटे चीजें बता दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से पूछा जाता है, क्या चीज पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि सेंड्रोकोटस किसने कहा था या किसका नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। एंड्रोकोटस किसने बोला था, किनका नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, किसने बोला था, तो एरियन और प्लूटार्क ने बोला था। सेंड्रोकोटस विलियम जोन्स ने कहा था। तो ये सारी चीजें आती है। और अगर मैं देखूं, अगर थोड़ा सा मैं और आगे चलूं, तो इतना होने के बावजूद, इतना होने के बावजूद गिरनार अभिलेख, आप नाम सुने हो, गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख जो कि 150 ईस्वी पूर्व था, 150 ईस्वी में जो है ईस्वी का है गिरनार अभिलेख, ठीक। इसमें कुछ चीजें मिलती है। इसमें क्या चीजें मिलती है? तो इस अभिलेख में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त ईस्वी पूर्व होगा, ईस्वी तो होगा ही नहीं, ईस्वी पूर्व, इसमें जो है एक राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इतिहास में इस झील का ये बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये एक ऐसा झील है, बार बार शासक आते हैं, इसका मरम्मत कराते हैं, इसका जो है पुनर्निर्माण करवाते हैं, जीर्णोद्धार करवाते हैं। इसलिए पूछा अगर जाए कि सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यगुप्त। इनका पूरा नाम पुष्यगुप्त वैश्य है, मौर्य मत डाल दीजिएगा।
ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य है। और कहीं-कहीं ऐसा ना हो कि पुष्यमित्र डाल दीजिए, क्योंकि पुष्यमित्र बहुत बाद में आते हैं, पुष्यमित्र सोम, ठीक है? तो बहुत बाद में आते हैं। तो ये याद रखिएगा, पुष्यगुप्त है, पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और ये क्या थे? ये जो है राज्यपाल थे, इनके चंद्रगुप्त, ठीक है? चंद्रगुप्त के समय के राज्यपाल थे। तो अगर चंद्रगुप्त का नाम है तो चंद्रगुप्त का नाम आएगा, अगर पुष्यगुप्त वैश्य का नाम है तो पुष्यगुप्त वैश्य का नाम आएगा। अब जो है इतना होने के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा और कुछ किया नहीं है ज्यादा। इसने आपको मैंने बता ही दिया कि क्या क्या जीता। एक तो मुक्ति दिलाई भारत को, ठीक है, किनसे? यूनानियों से। दूसरा, इन्होंने जो है अगर नीचे चलते हैं तो गुजरात सौराष्ट्र को जो है मगध में मिलाया जीत करके, ठीक। तीसरा, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, ठीक। चौथी चीजें क्या है कि इनके बारे में कहा जाता है कि 298 ईस्वी पूर्व, ये जैन ग्रंथ के अनुसार है, ठीक है। किनके अनुसार? जैन ग्रंथ के अनुसार 298 ईस्वी पूर्व में ये जैन ऋषि या जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किए और श्रवणबेलगोला गोला में जा करके संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग कर दिया, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए दक्षिण की ओर, ठीक। संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया। संलेखना पद्धति क्या होता है कि इसमें जो है जब अंतिम समय में प्राण त्यागने की बात होती है, जब अपने आप को अपने शरीर से अलग करना होता है, तो उपवास करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी भोजन का त्याग, फिर जल का त्याग, इसे करते करते अपने शरीर को कष्ट दे करके अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं संलेखना पद्धति। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और ये किस में है संलेखना पद्धति? किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये किनसे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित। अब क्लियर हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से थे, किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। क्लियर? अंत समय में ये जैन धर्म के अनुयायी हो गए, ठीक। अब यहां से आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे हम देखेंगे कि और क्या क्या चीज हो सकती है। अगर मैं बात करूं, चंद्रगुप्त मौर्य जब आए तो एक संगठित, ठीक है, केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी। मौर्य वंश के आने के बाद ही, मौर्य वंश के आने के बाद ही पहली बार भारत में क्या हुआ, एक प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो केंद्रीकृत हो गई,
प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो गई। केंद्रीकृत हो गई। दूसरी चीज, करों का बाहुल्य हो गया। करों का बाहुल्य का अर्थ होगा कि कर जो है अब विभिन्न प्रकार के कर आने लगे, ठीक है, बढ़ते चला गया। तीसरा कि जनगणना कह सकते नहीं, स्टार्ट एक तरीके से हो गया, यानी कि आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। तो अगर पूछा जाए आपको क्वेश्चन में कि ये बताइए कि सर्वप्रथम जनगणना का साक्ष्य या आम जनता के पंजीकरण का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो मौर्य वंश में मिलता है, ठीक है। ये मत बोल दीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में आकर के 1872 से स्टार्ट हो गया भारत में जनगणना, तो ये चीजें गलती हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो है मौर्य वंश में ये सारी चीजें हो चुकी है। तीसरा अगर चलें तो सेना जो है सुसंगठित हो गई। सुसंगठित हो गई। जब सुसंगठित होगा तो शक्तिशाली भी हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगी, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मैं इसमें और जोड़ दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब करों का बाहुल्य होगा तो अर्थव्यवस्था, राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो जाए। पूर्ण नियंत्रण मौर्य वंश में ही हो पाया, पहले नहीं हो पाया। तो ये चीजें जो है, अगर मौर्य वंश की उपलब्धियों की बात करें या खासियत की बात करें, तो सबसे पहला जब प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो जाती है, ठीक है, तो इसमें बिखराव कम होता है और करों की मात्रा बढ़ जाती है, करों का बाहुल्य हो जाता है, विभिन्न प्रकार के कर लिए जाएंगे, तो क्या होगी, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाएगी, जिसपे राज्य का पूर्ण नियंत्रण है। पूर्ण नियंत्रण इसलिए है कि ये केंद्रीकृत है, ठीक है। जनता का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि अपने लोगों की पहचान इसने करा ली, ठीक है। उसके बाद अब जो है बाहरी कोई अटैक करेगा या फिर आंतरिक जो है कहीं जो है विद्रोह हो रहा है, उसको कुचलने के लिए, या बाहरी सीमा से आक्रमण हो रहा है उससे सुरक्षा के लिए, या दूसरे राज्यों पे अटैक करने के लिए सेना कैसी चाहिए, सुसंगठित चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो ये भी चीजें इनके पास आ गई, क्योंकि ये चीजें कहाँ से आई, ये चीजें चाणक्य नीति से आई, ठीक है, चाणक्य के कारण। ये सारी चीजें, सारी व्यवस्था का अगर जनक पूछा जाए तो चाणक्य ही है, क्योंकि ये इनके मंत्री हैं, महामंत्री यही है, ठीक है। इन्होंने ये सारी चीजें करवाई, इन्हीं के काल में एक ये चीजें हो गई। दूसरी बात, और आगे चलते हैं तो एक नाम सुने होंगे, जब रिलेशन हो गया सेल्यूकस से, जो है संधि हो गई, तो सेल्यूकस ने निकेटर इनका नाम है, निकेटर। इनका एक दूत था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। इनको जो है मगध में भेजा एज ए दूत, दूत बनाकर इन्हें भेजा मगध में। तो किनके दरबार में आए, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा।
चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, दूत बनाकर। ठीक है, तो ये जो मेगास्थनीज आए, इन्होंने अपने जितने दिन यहाँ रुके उतने वर्षों के अनुभव के आधार पे इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, इंडिका। कौन सी बुक लिखी? इंडिका। सबको हम लोग डीप में पढ़ेंगे, जब अलग से पढ़ेंगे मेगास्थनीज को भी छोटी छोटी चीजों पार्ट में बांटेंगे। जब अभी मौर्य को और डीप में ले जाकर के हम लोग पढ़ेंगे तो सबके बारे में पढ़ेंगे। एक 2 लेक्चर और होना है इसमें, एक अशोक का अलग से लेक्चर होगा पूरा, ठीक है, और दूसरी जो है छोटे छोटे जैसे जो है पात्र हैं, जैसे कि चाणक्य है उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर मेगास्थनीज है उनके बारे में पढ़ेंगे, 1-2 और आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो अलग से पढ़ेंगे हम लोग एक लेक्चर में। इंडिका, इनमें जो है मौर्य प्रशासन के बारे में बताते हैं, सारी जानकारी उस समय के ये देते हैं। इंडिका, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखा, तो मेगास्थनीज, या मेगास्थनीज क्या प्रमुख कृति कौन सी है, तो इंडिका है। इंडिका के अभी अब जो है मूल प्रति तो नहीं है, लेकिन इसके जो है सक्सेसर ने जो उसकी प्रति कॉपी बनाई है वो चीजें उपलब्ध है, बट ये चीजें नहीं। और क्या होता है यहां तक होने के बाद संलेखना पद्धति से 298 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त अपना जो है प्राण त्याग देते हैं, तब इनके सक्सेसर बिंदुसार राजा बनते हैं। कब? 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और ज्यादा दिन नहीं रह पाते हैं क्योंकि बूढ़े होकर तो चंद्रगुप्त ही गए हैं। ठीक है, 323 से 298 ईस्वी तक वो राज्य करते हैं। बिंदुसार आते हैं 298 से, ये 272 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक रहते हैं। ठीक है, तो जो है जब ये राजा बनते हैं तो ये भी एक कुशल प्रशासक है, ये भी एक कुशल प्रशासक है, बट इनमें क्षेत्रीय विस्तार उस तरीके से नहीं होता। जब कोई भी शासक जो है बीच में आते हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ी सी शांति स्थापित रहे। ठीक है, इनके समय की घटना 1-2 है जो इम्पोर्टेंट है, उसे हम लोग जानेंगे। ठीक, इनके समय में इनके जो है इतिहास में 2 पुत्रों के नाम बराबर आते हैं। एक आता है सुसीम, ठीक है, एक हो गया आपका सुसीम और दूसरा तो अशोक है ही, इनको कौन भूल सकते हैं। ठीक है, एक सुसीम हो गए, दूसरे हो गए अशोक। सुसीम जो है तक्षशिला के उपराज्यपाल रहते हैं। सुसीम तक्षशिला के उपराज्यपाल रहते हैं, और ये अवंती के, ये अवंती के। सुसीम जो है क्रूरता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, मद्यपान में हमेशा लिप्त रहते हैं, यानी कि राजशाही ठाट बाट में चलते रहते हैं, जिनके कारण यहाँ की जनता असंतुष्ट हो जाती है और विद्रोह कर देती है। जनता असंतुष्ट होती है और विद्रोह का बिगुल फूंक देती है। विद्रोह का बिगुल फूंक देती है। सुसीम भैया दबाने की कोशिश करते हैं बट असफल रह जाते हैं। ये जो है दबाने में असफल होते हैं। बिंदुसार को पता चलता है कि विद्रोह है, चला जाएगा तक्षशिला, एक राज्य चला जाएगा, सुसीम से हो नहीं पा रहा है। तो ये अशोक को बुलाते हैं और कहते हैं कि अवंती से अब आप जो है यहाँ जाइए,
इनको दबाइए। ये जाते हैं और सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा करके चले आते हैं, सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर देते हैं। ठीक है, विद्रोह का दमन कर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इस विद्रोह की चर्चा बराबर जो है इतिहासकारों ने की है, अपने हर एक पुस्तकों में, हर एक लगभग सभी इतिहासकारों ने इनकी चर्चा की है। ये सारी चीजें होने के बाद एक घटना और घटती है बिंदुसार भैया के पास। ठीक है, बिंदुसार, एक घटना वो हो गई बिंदुसार की जो बराबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। दूसरी घटना ये होती है बिंदुसार के साथ में कि सीरिया सीरिया के राजा एंटियोकस, कौन? एंटियोकस, बिंदुसार सबसे संधि करके रखते हैं, संधि में ये विश्वास करते हैं तो सबसे संधि है। ठीक है, डिप्लोमेसी चल रही है, तो एंटियोकस से तीन चीजों की मांग करते हैं। तीन चीजों की मांग करते हैं, जिसमें क्या क्या चीज होता है? मीठी शराब पहला, दूसरा सूखी अंजीर, ठीक है, और तीसरा दार्शनिक। लेकिन ये तीनों की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, मांग रखते हैं किनके पास? सीरिया के राजा एंटियोकस। बट एंटियोकस जो है इन दो चीजों को तो उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन इनको मना कर देते हैं, कहते हैं ये चीजें मैं उपलब्ध नहीं करूंगा। तो समझ लीजिए कि ज्ञान की उस समय भी कितनी महत्वता थी। ठीक है, कितनी मूल्य था, ज्ञान का कितना मूल्य था। ऐसा नहीं है कि आज है, कल भी था, और उतना ही महत्व कल भी था जितना आज है। देख लीजिए कि एक राजा जो है दूसरे राजा को अपने दार्शनिक देने से इनकार कर दे रहे हैं। सामान ले लीजिए, इसीलिए कहा जाता है कि सामान की वैल्यू कुछ भी नहीं है, सामान जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन ये मत लीजिए सर, जो मूल्यवान वस्तु है वो है दार्शनिक। इनको मैं कैसे दे दूं? ये तो हमारे राज्य के जो है सुधारक है, ये हमारे राज्य को आगे ले जाएंगे, इनको देने से मना कर देते हैं। ये घटना घट जाती है। तो वही पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बिंदुसार के द्वारा मांग की गई उन तीन वस्तुओं में से किन को उपलब्ध कराने में सीरिया के राजा एंटियोकस अक्षम रहे, यानी कि सक्षम नहीं रहे। तो आ जाएगा दार्शनिक को उपलब्ध कराना। किन दो वस्तुओं की उपलब्धता उन्होंने करा दी, उपलब्ध करा दिया किन दो वस्तुओं को? तो मीठी शराब और सूखी अंजीर, इनको उन्होंने उपलब्ध करा दिया। ये चीजें इनकी चलती है। और उसके बाद कुछ चीजें और भी आती हैं। यहां तक होने के बाद जो है 272 से अब जो है बिंदुसार की मृत्यु हो जाती 272 ईस्वी पूर्व। अब यहाँ चलता है क्या चीज, क्या चलेगा? उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध। सोसीम तक्षशिला का राज्यपाल, अशोक जो है अवंती का राज्यपाल। द्वंद्व किसमें है? मुख्य रूप से, वैसे तो सभी भाइयों में है, बट मुख्य द्वंद्व किसमें है? द्वंद्वता इतनी कि
उत्तराधिकारी बनने के लिए, उत्तराधिकार युद्ध को जीतने में या इस युद्ध को समाप्त होने में पूरे के पूरे 4 वर्ष का समय लग जाता है। 4 वर्ष तक ये जो है उत्तराधिकार का युद्ध चलता है। ठीक है, 272 ईस्वी पूर्व से लेकर के 269 ईस्वी, ठीक है, 260। दिव्यावदान के अनुसार अवंतिका राज्यपाल है उस समय। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक जब गद्दी पे बैठते हैं तो गद्दी पे बैठने से पहले या गद्दी से बैठने से पूर्व वो कहाँ के राज्यपाल थे या उपराज्यपाल थे? तो अवंती के उपराज्यपाल थे। कहाँ के उपराज्यपाल थे? अवंती के उपराज्यपाल। एक छोटे-छोटे क्वेश्चन को मैं इसीलिए लेके चलता हूँ कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उनको जो है आप ध्यान में रखिएगा। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनको जो है आप नोट करते जाइएगा, नहीं तो आप समस्या में पड़ जाएँगे। बाद में लगेगा कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब आप नोट करेंगे और ध्यान से सुनेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी और सारे पॉइंट आपको मिलते जाएँगे। मैंने बोला कि मगध का प्रशासन मैं अलग तरीके से पढ़ाऊँगा, अलग टॉपिक बना के पढ़ाऊँगा। अशोक को मैं बिल्कुल अलग करके पढ़ाऊँगा। चाणक्य को थोड़ा-सा अलग करके पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। तो इसमें क्या होगा देखिए, लिखने का तो बहुत सारी चीज़ें मैं लिख दूँगा, लेकिन सारी चीज़ें लिखने में समय लगेगा। आपकी जो है समय महत्वपूर्ण है आपके लिए, समय की कमी है आपके पास, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उसे नोट डाउन भी कर लिया कीजिए। कुछ चीज़ें मैं लिखता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं लिखता हूँ, तो दोनों चीज़ों को आप मेंटेन करके चलिएगा। हमेशा जब भी आप जो है पढ़ रहे हैं हमारे सामने, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि नोटबुक और पेन आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि आप जो है कोई भी चीज़ें अगर मैं बोलता हूँ तो उसे जो है आप नोट डाउन कर लीजिए एट ए टाइम, जो चीज़ें मैंने लिखी नहीं। जो लिखी वो तो नोट डाउन करना ही करना है। साथ में इससे रिलेटेड चीज़ें आप और भी बुक में पढ़िए, सर्च कीजिए और ना समझ में आए तो आप उसे जो है कमेंट में क्वेश्चन के रूप में आप डाल सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें हों। ये हो गया बिंदुसार, ठीक है? बिंदुसार एक्चुअली जो है इसको अलग-अलग जगह अलग-अलग कहा गया है। एक क्वेश्चन और आता है, उसको भी मैं देखता हूँ। तो बिंदुसार के अलग-अलग नाम हैं। तो यूनानी ग्रंथ में कुछ और बोला गया है। संस्कृत ग्रंथ में कुछ और बोला गया है। ठीक है? बौद्ध में कुछ और बोला गया है, जैन में कुछ और बोला गया है और वायु पुराण में कुछ और। वायु पुराण में कुछ और बोला गया है, जैन में कुछ और बोला गया है। तो अगर मैं इनको देखूँ, ठीक है? तो यूनानी में बोला गया है इसे अमित्र चेट्स। अमित्र चेट्टस। संस्कृत में इसे बोला गया है अमित्र घात। अमित्र घात, ठीक है? अगर मैं वायु पुराण की बात करूँ, तो इन्हें बोला गया है भद्रसार। और जैन धर्म की बात करूँ, तो इन्हें क्या बोला गया है? सिंगसेन। सिंगसेन बोला गया, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप क्लियर करते जाइएगा। अब यही चीज़ें हैं कि आपको 2 चीज़ें दे दी, ठीक है? खंड A, खंड B, अब दोनों को मिलाने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है? अब ये रैंडमली लिख दिया जाए, तो आपको ये चीज़ें क्वेश्चन बन गया। इनको ध्यान रखिएगा कि किन बुकों में क्या चीज़ बोला गया है। वायु पुराण में ये बोला गया है, संस्कृत ग्रंथ में ये बोला गया है, यूनानी में जो है अमित्रेक्टस बोला गया है, जैन धर्म में जो है सिंगसेन बोला गया है, ठीक? वायु पुराण में क्या बोला गया है? भद्रसार बोला गया है। तो अलग-अलग चीज़ें हैं, इनको देखते जाना है। छोटे-छोटे चीज़ें हैं, जिनको आप लेकर के चलते हैं। अब और भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन जैसे आता है, मैं इसीलिए आगे बढ़ते जा रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ कि जैसे थेरवाद परंपरा के अनुसार, ठीक है? थेरवादी जो है, इसे क्या बोलते हैं? कहते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। कौन? थेरवादी। किसके अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म के
अनुयायी थे। थेरवादी ये बोल रहे हैं। अगर थोड़ा सा और आगे बोलेंगे तो दिव्यावदान जैसे ही पढ़ेंगे, दिव्यावदान जैसे ही पढ़ेंगे तो इन्हें जो है आजीवक संप्रदाय बोल देंगे। दिव्यावदान क्या बोलेंगे? आजीवक संप्रदाय अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी, ये बोल देंगे। तो ये भी चीजें ध्यान रखना है। एक्चुअली इतिहास में क्या है कि फैक्ट बहुत ज्यादा है और इन सब चीजों में किसमें बुक में क्या बोला गया है, किनको क्या बोला गया है, ये बड़ा कठिन हो जाता है। जब तक आप इसे बार बार एक ही चीजों को रिपीट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें चलती रहेगी। चलिए, यहाँ तक हो जाता है। उत्तराधिकार युद्ध हमने बताई दिया, उत्तराधिकार युद्ध होता है, फिर अशोक की विजय होती है, अशोक गद्दी पे बैठते हैं 269 ईस्वी। अशोक 269 ईस्वी पूर्व में इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, जब जो है राजा उत्तराधिकार युद्ध जीत लेते हैं तो उसके बाद जो है इनका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी ये चीजें हैं कि मैंने अशोक को जो है राजगद्दी पे बिठा दिया लेक्चर में। मैंने नहीं बिठाया, बिठाया तो कोई और थे। ठीक है, इनके इनको राज पे बिठाने के लिए सहयोग जो दिया था वो राधा गुप्त नामक मंत्री ने दिया था। ठीक है, राधा गुप्त नामक मंत्री ने अपना सहयोग दिया था, तभी ये बैठ पाए थे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो अशोक पे ही होगा। अशोक ने क्या क्या चीज किया वो सारी चीजें मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें कहाँ भोजवे एडिक्ट लगाए, किस तरीके का जो है स्तंभलेख लगाए, शिलालेख लगाया, क्यों लगाया, ठीक है, कहाँ तक क्षेत्र विस्तार किया, कलिंग की लड़ाई क्या थी, ठीक है, उनके बाद जो है उनका कैसे परिवर्तन हुआ, ठीक है, वो धम्म नीति कब से पालन किया। ठीक, जैसे कि कलिंग की लड़ाई की मैं बात करूं तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग की लड़ाई होती है। तो जैसे ही 8वें वर्ष बोलते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं आप? 261 ईस्वी पूर्व। ठीक, क्योंकि 269 में तो ये बैठे ही है, 30 से 8 वर्ष आगे कर लीजिए, 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे सारे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे लास्ट में जो कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए आप लोग और कमेंट में इसको लिखिए कहाँ क्या चीज़ आपको दिक्कत हो रही है। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर कीजिए ताकि जो है और भी लोग जुड़ सकें, आपके दोस्त, और वो भी आपके सहपाठी जो है आगे बढ़ सके। ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए, धन्यवाद।